अपने इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस लाइव सेशन में अपन इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मूलतः ये इकोनॉमिक्स आरपीएससी कॉमर्स से फर्स्ट ग्रेड के लिए है, लेकिन ये उतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे किसी और आगामी भर्ती का किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो। क्योंकि जो टॉपिक अपन यहाँ पढ़ रहे हैं वो बेसिक टॉपिक हैं, वो मील के पत्थर साबित होने वाले टॉपिक हैं, जिनका कहीं ना कहीं रोल अपनी प्रत्येक जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंतर्गत रहता है। लास्ट क्लास तक अपने फिनिश कर लिया वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की क्या भूमिका है, इसका गठन कैसे होता है, इन सारी बातों को अपन ने चर्चा में ले लिया। अब अपन आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जो टॉपिक आपके स्कूली लेवल का है, और उस टॉपिक का नाम है निर्धनता। टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे अपन आज की क्लास में? निर्धनता। निर्धनता जिसे अपन बोलते हैं गरीबी, और इंग्लिश में इसे अपन क्या बोलते हैं? पुअर्टी बोलते हैं। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? पुअर्टी के नाम से इसको जानते हैं। पुअर्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर? निर्धनता के संदर्भ में अपने सिलेबस में है क्या? अपने सिलेबस में एक तो ये दे रखा है कि गरीबी का अर्थ, गरीबी के प्रकार, गरीबी का माप, और गरीबी के संदर्भ में जो डाटा अपने पास है उन डाटा के बारे में हमारे सिलेबस में पूछा गया। तो धीरे धीरे करके अपन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने सिलेबस में दिया गया है, वो है कि जो गरीबी है उस गरीबी को समाप्त करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं भी अपने सिलेबस के अंतर्गत दी गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गरीबी के अर्थ के ऊपर। देखिएगा, गरीबी कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। गरीबी एक व्यक्ति की समाज में वह स्थिति है, यानी एक व्यक्ति की मैं सामाजिक स्थिति बोल सकता हूं, जिसमें वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या? सामान्यतः मूलभूत आवश्यकता में अपन रोटी, कपड़ा और मकान को मानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इतनी आवश्यकताओं को अपन मूलभूत आवश्यकताओं में सिमेट नहीं सकते। इसके अलावा शिक्षा भी वर्तमान में मूलभूत आवश्यकता में जुड़ी हुई है। बिना शिक्षा के आज हर चीज अधूरी है। अतः जो महत्वपूर्ण चीजें अपने जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण है, अगर हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे तो हम किस स्थिति में है साथियों? निर्धनता की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो मैं सबसे पहले निर्धनता का अर्थ लिखूंगा। निर्धनता या गरीबी, निर्धनता या गरीबी का अगर मैं अर्थ बताऊं तो निर्धनता और गरीबी वह सामाजिक अवस्था है निर्धनता वह सामाजिक अवस्था है। निर्धनता वह सामाजिक अवस्था है। निर्धनता वह सामाजिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत बुनियादी
वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यानी व्यक्ति अपनी मूलभूत जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो एक व्यक्ति के लिए अहम आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यक्ति अगर समर्थ नहीं है तो सामान्यतः वह व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। और उसकी वह स्थिति क्या कहलाएगी? निर्धनता कहलाएगी। अब मूलभूत आवश्यकताओं में अपन मुख्य मुख्य आवश्यकताएं कौन कौन सी शामिल करते हैं, देखिएगा। मूलभूत आवश्यकता में अपन शामिल करते हैं भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी चीजें सामान्यतः वर्तमान में मूलभूत आवश्यकताओं में काउंट की जाती है। तो ये बेसिक सा अर्थ हो गया कि गरीबी कहते किसे हैं, गरीबी का सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में अर्थ क्या है, वो अपन ने सीखा। साथियों, अब अपन बात करेंगे कि सैद्धांतिक आधार पर, सिद्धांतों के बेस की अगर मैं बात करूं तो उसके आधार पर गरीबी के प्रकार कितने होते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि गरीबी, एक तो गरीब होना और एक खुद को गरीब मानना दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों का अलग अलग अर्थों में, दो अलग अलग अर्थों के परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब भी निकाला जा सकता है। यानी सैद्धांतिक आधार पर हम गरीबी को मापेंगे तो उसके मापने के आधार कौन कौन से हैं। तो अगला अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, अगले जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो शीर्षक पढ़ेंगे, वो यही पढ़ेंगे, सैद्धांतिक आधार पर गरीबी के प्रकार। सैद्धांतिक आधार पर गरीबी के, सैद्धांतिक आधार पर गरीबी के प्रकार। समझिएगा सर, इंपॉर्टेंट चीज है। सैद्धांतिक आधार पर जो गरीबी है वो दो भागों में विभाजित की जा सकती, कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है? सैद्धांतिक आधार पर गरीबी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, और दूसरी जो गरीबी का प्रकार है वो है निरपेक्ष गरीबी। एक सापेक्ष गरीबी, दूसरी निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब है के मुकाबले गरीब, मतलब के मुकाबले गरीब, यहां तुलनात्मक अध्ययन है। मुकाबले या आनुपातिक गरीबी, यानी के मुकाबले या आनुपातिक गरीबी। साथियों, के मुकाबले या आनुपातिक गरीबी का संबंध किसके साथ होता है? यह एक प्रकार की ऐसी गरीबी का प्रकार है
जो तुलनात्मक अध्ययन की ओर इशारा करती। मतलब मेरे पास क्या है ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है। मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है और मेरे पास बाइक है, भले ही मेरी आवश्यकताओं में गाड़ी शामिल नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके साथ कंपैरिजन करके देख रहा हूं तो मैं गरीब हूं। यानी आप जब अपनी आय का विभाजन या आय के बंटवारे को देख रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो आनुपातिक आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना करके, तो इस प्रकार की जो गरीबी है वो कौन सी गरीबी कहलाएगी? सापेक्ष गरीबी कहलाएगी। इसमें व्यक्ति वास्तविक तौर पर गरीब नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने आय के कम और ज्यादा के अंतर के आधार पर, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की यहां कोई समस्या नहीं है, व्यक्ति अपनी आय के कम और ज्यादा के अंतर के आधार पर इस प्रकार की गरीबी का आंकलन करता है। तो यह गरीबी कौन सी गरीबी कहलाती है? सापेक्ष गरीबी कहलाती है। तो पहले चर्चा अपन सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में करेंगे। सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर उन बातों को मैं लिखवाऊंगा। पहली बात यह है तुलनात्मक गरीबी का एक रूप है। इसका संबंध सामान्यतः आय की सीमा के साथ है। दो व्यक्तियों की आय में अगर अंतर देख रहे हैं तो वो किस प्रकार की गरीबी होगी? सापेक्ष गरीबी होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार की गरीबी का संबंध सामान्यतः विकसित देशों के साथ होता है। जिन देशों में प्राथमिक आवश्यकता के संदर्भ में कोई कमी नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होता है, वहां फिर आय की असमानता पर बात की जाती है। और जहां आय की असमानता को मापने की बात आती है, वो किस गरीबी की ओर इशारा करता है? सापेक्ष गरीबी की ओर इशारा करता है। देखिएगा, आय की असमानता तो विकासशील देशों की भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। तो उस समस्या के आगे जो आय की असमानता की समस्या गौण या अपन बोल सकते हैं मौनी नजर आती है। इसलिए हम पहले विकासशील देशों की प्रथम समस्या की बात करेंगे, वो निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा? सापेक्ष गरीबी का संबंध किस प्रकार के देशों के साथ है? विकसित देशों के साथ है। यह आय की असमानता को मापने का काम करती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसके संदर्भ में वो ये है कि जो सापेक्ष गरीबी है, जो तुलनात्मक गरीबी है, इसको मापने के लिए दो महत्वपूर्ण विधियां काम में ली जाती हैं। दो महत्वपूर्ण विधियां काम में ली जाती हैं। पहली विधि गिन्नी गुणांक विधि, गिन्नी गुणांक विधि, और दूसरी है लोरेंज वक्र विधि। गिन्नी गुणांक विधि और दूसरी कौन सी है? लोरेंज वक्र विधि। तो ये कुछ एक खास बातें हैं जो अपन किसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे? सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में करेंगे। तो आइए देखते हैं सापेक्ष गरीबी क्या है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सापेक्ष गरीबी के संदर्भ। नंबर फर्स्ट, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। यह किस प्रकार का अध्ययन है साथियों? तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट किसका अध्ययन है? तो आय की असमानता को मापने से संबंधित है। यानी सापेक्ष गरीबी का संबंध सापेक्ष गरीबी का संबंध आय की असमानता, आय की असमानता
के माप के साथ है। सापेक्ष गरीबी का संबंध आय की असमानता के माप के साथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यानी यह जो इनकम है उसके जो इनबैलेंस है उस इनबैलेंस को प्रकट करती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि इस प्रकार की गरीबी का संबंध सामान्यतः विकसित देशों के साथ होता है। यानी इस गरीबी माप का संबंध विकसित देशों के साथ है। जो देश विकसित हैं वहां सामान्यतः आय के बंटवारे के संदर्भ में बात की जाती है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, इसके अंतर्गत ऊपरी 5 से 10% अधिकतम आय वर्ग के लोगों की तुलना, यानी देश के ऊपरी 5 से 10% अधिकतम आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर की तुलना। आय वर्ग के लोगों की जीवन स्तर की तुलना नीचे के 5 से 10% लोगों के जीवन के साथ की जाती है। यानी इसमें ऊपर के 5 से 10% लोगों की आय वर्ग के लोगों की तुलना, उनके जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी उसका कंपैरिजन अपन निम्न आय के 5 से 10% के जो लोग हैं उन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ तुलना करते हैं, और तुलना में जो अंतर आता है, जो गैप आता है, उस गैप को मापने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? तो इसके अलावा इसमें समझने वाली बात है, वो महत्वपूर्ण बात जिसकी विधियों की अपन करेंगे, लेकिन अब तक मैंने क्या आपको बताया उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है जो के बजाय कमी या के बजाय वृद्धि को बताता है। दूसरा, सापेक्ष गरीबी का संबंध आय की असमानता के माप के साथ है। सापेक्ष गरीबी का जो संबंध है वो आय की असमानता के माप के साथ है, आय की असमानता के मेजरमेंट के साथ इसका संबंध है। क्लियर है? अगला पॉइंट अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत गरीबी माप का संबंध विकसित देशों के साथ है, यानी गरीबी के मेजरमेंट का संबंध यहां
विकसित देशों के साथ है, न कि विकासशील देशों के साथ। अगला पॉइंट है, यहां कंपेरिजन किया जाता है देश के 5 से 10% अधिक आय वाले, अधिकतम आय वाले लोगों का देश के न्यूनतम 5 से 10% आय वाले लोगों के साथ इसका कंपेरिजन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि सापेक्ष गरीबी को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष गरीबी को, सापेक्ष गरीबी को मापने की विधियों की मैं बात करूं, सापेक्ष गरीबी को मापने की जो विधियां हैं वो मूलतः दो विधि इसको मापने के लिए काम में ली जाती हैं, और दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा और हर बार इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ये विधि किसको मापने में काम आती है, या इस सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि को काम में लिया जाता है। पहली विधि है वो है लोरेंज वक्र विधि। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? लोरेंज वक्र विधि। लोरेंज वक्र विधि। और जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि का नाम है गिन्नी गुणांक विधि। गिन्नी गुणांक विधि। लोरेंज वक्र विधि और दूसरी है गिन्नी गुणांक विधि। पहले लोरेंज वक्र विधि की बात करते हैं। इस विधि के प्रतिपादक हैं वो है मैक्स ओ लोरेंज। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इस विधि का प्रतिपादन किया था, इस विधि के प्रतिपादक हैं वो है मैक्स ओ लोरेंज। मैक्स ओ लोरेंज ने इस विधि का प्रतिपादन किया था सन 1905 में। कब प्रतिपादन किया था? सन 1905 में लोरेंज विधि का प्रतिपादन किया था। क्लियर है? दूसरा गिन्नी गुणांक जो विधि है इसका प्रतिपादन कोरेडो गिन्नी ने सन 1912 में किया। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो सन 1912 में कोरेडो गिन्नी के द्वारा किया गया। कोरेडो गिन्नी, कोरेडो गिन्नी के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया। तो ये बात हमें फैक्ट है, इस फैक्ट को दिमाग में रखना है। मैक्स ओ लोरेंज किसका प्रतिपादक है? 1905 में लोरेंज वक्र विधि का। और गिन्नी गुणांक विधि है इसका प्रतिपादक है 1912 में कोरेडो गिन्नी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। महत्वपूर्ण क्या है, दोनों विधियों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, लोरेंज वक्र विधि में, लोरेंज वक्र विधि में एक वक्र निकाला जाता है, यानी एक डायग्राम में, रेखा चित्र में एक वक्र का निर्माण किया जाता है, और वो वक्र जितना मूल अक्ष के समीप होगा या जितना मूल अक्ष से दूर होगा उसी के आधार पर आय की समानता और असमानता का अंदाजा लगाया जाता है। यानी लोरेंज वक्र विधि में, लोरेंज वक्र विधि में लोरेंज वक्र के माध्यम से, लोरेंज वक्र विधि में लोरेंज वक्र के माध्यम से लोरेंज वक्र के माध्यम से आय की असमानता का, आय की असमानता का अंदाजा लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोरेंज वक्र है वो किस विधि में निकाला जाता है? लोरेंज वक्र विधि।
यानी एक वक्र का निर्माण किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं तो एक डायग्राम में एक वक्र का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक वक्र का निर्माण किया जाता है। ये वक्र जितना इसके समीप होगा, ये मूल अक्ष ये हो गया, इसके जितना समीप होगा उतनी ही आय की असमानता कम मानी जाएगी, जितना दूर होगा उतनी ही आय की असमानता ज्यादा मानी जाएगी। तो इस बेस पर इसमें काम किया जाता है। प्रैक्टिकल वैसे अपन को प्रश्न पूछेंगे नहीं, बस ये ध्यान दीजिएगा लोरेंज वक्र विधि में वक्र की सहायता से आय की असमानता की गणना की जाए। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं सेकंड किस मेथड की, गिन्नी गुणांक विधि की। गिन्नी गुणांक विधि में खास बात क्या है? गिन्नी गुणांक विधि में खास बातें हैं, वो बातें मैं यहां लिख रहा हूं। पहली खास बात यहां ये है कि इसमें मान शून्य से 1 के मध्य आता है। यानी प्रत्येक जो मान है वो 0 से 1 के मध्य आता है। ठीक है? यानी इसके अंतर्गत जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 से 1 के मध्य आएगी, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहां क्या है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता। पूर्ण समानता किसमें समानता? आय को माप रहे हैं अपन, पूर्ण समानता किसमें? आय। तो 0 का मतलब है पूर्ण समानता किसमें? आय में। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है पूर्ण असमानता। एक का मतलब है पूर्ण असमानता, और वो भी किसमें है? आय। तो देखिएगा यहां से प्रश्न पीछे भी बने हैं, आगे भी बनेंगे। प्रश्न पूछा जाए कि किसी संख्या का मान 1 के ज्यादा नजदीक है तो उसका मतलब क्या है? वहां आय की समानता है, आय की पूर्ण समानता है, आय की असमानता के मान ज्यादा नजदीक है, इस प्रकार के ऑप्शन बनेंगे। तो हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जहां मान 1 के बराबर है वो तो पूर्ण असमानता की स्थिति है, यानी बिल्कुल भी लोगों में आय में समानता नहीं है, बहुत ज्यादा असमानता की स्थिति है। और जहां मान 0 के बराबर है, जहां मान 0 के समान है, वहां आय की क्या पाई जाएगी साथियों? पूर्ण समानता पाई जाएगी। वहां आय की क्या पाई जाएगी? पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है। बोलेगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपन ने बात कर ली, किस संदर्भ की? सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में। सापेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी को मापने का क्या क्या आधार है, सापेक्ष गरीबी का संबंध मूलतः किन किन देशों, मतलब कौन से देशों के साथ है, सापेक्ष गरीबी जो है इसको मेजरमेंट करने का, प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ढंग से कवर कीजिएगा। यहां से अगर सापेक्ष विधि से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। फिर अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की, सेकंड गरीबी के प्रकार की, जो कि वास्तविक गरीबी है। वो कौन सी अपने पास? निरपेक्ष गरीबी। कौन सा रूप है गरीबी का? निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी, इसे एब्सोल्यूट अपन पॉवर्टी भी बोल सकते हैं। निरपेक्ष गरीबी का संबंध, निरपेक्ष गरीबी का संबंध, इसके संबंध में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें अपन लिखेंगे। देखिएगा, निरपेक्ष गरीबी को अपन कह सकते हैं वास्तविक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को अपन क्या कह सकते हैं? वास्तविक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह
आय के या उपभोक्ता स्तर के एक न्यूनतम स्तर को बताती है। यानी इस गरीबी का संबंध इस गरीबी का संबंध आय के या इस गरीबी का संबंध आय के या उपभोग के न्यूनतम स्तर के साथ होता है। न्यूनतम स्तर के साथ होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, वो मतलब बताइएगा। वास्तविक गरीबी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका संबंध आय के या उपभोग के एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है। इस कथन का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है। ये मैंने एक लाइन खींच दी, इस लाइन पर मैंने लिख दिया, यहां क्या लिखा, या तो एक न्यूनतम उपभोग स्तर लिख दिया मैंने या तो इस पर एक न्यूनतम उपभोग स्तर लिख दिया। उपभोग स्तर कितना लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि 2250 कैलोरी लिख दी। अब कैलोरी लिखने का मतलब इस कैलोरी से नीचे 2250 कैलोरी से नीचे जो उपभोग कर रहे हैं वो तो क्या कहलाएंगे, गरीब। और इससे ऊपर या 2250 जो प्राप्त कर रहे हैं, देखिएगा उपभोग स्तर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि उपभोग के एक न्यूनतम स्तर का मतलब क्या है। उपभोग के स्तर को मापने का तरीका क्या है, कैलोरी। आपने 2250 का एक क्रिएट एरिया डिसाइड कर दिया। इससे नीचे के जो लोग हैं वो गरीब हैं, जो ये नहीं ले पा रहे, और इससे ज्यादा जो ले पा रहे हैं वो क्या है, गरीब नहीं है। तो एक तो ये डिसाइड कर दिया। या मैंने ये कह दिया कि अगर एक व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है, आय स्तर कितना डिसाइड कर दिया मैंने, 1000। अगर एक व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और 1000 से अगर वो कम कमा रहा है, चाहे कितना भी कमाए, 1000 से अगर उस व्यक्ति की आय कम है तो वो गरीब कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये जो एक वे डिसाइड किया है, एक लेन अपन ने बनाई है, इसी लेन को अपन कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, इस गरीबी का संबंध आय के या उपभोग के एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है। यहां हमने क्रिएट एरिया बना दिया कि इसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, इसके नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं वो व्यक्ति गरीब हैं, और इससे ऊपर के व्यक्ति हैं वो गरीब नहीं है। क्लियर है। तो ये बात होगी गरीबी के संदर्भ में, दो पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए। तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन बात करें तो तीसरे पॉइंट के अंदर अपन लिख सकते हैं कि इसमें मनुष्य की अनिवार्यताओं इसमें मनुष्य की अनिवार्यताओं व न्यूनतम उपभोग व्यय को
ध्यान में रखा जाता है। इसमें मनुष्य की अनिवार्यताओं को व न्यूनतम उपभोग व्यय को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, इसे मापने के लिए जो निरपेक्ष गरीबी है, इस निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए अपन ने जो अभी लाइन बनाई थी, इस प्रकार के प्रतिमान का, इस प्रकार की लाइन का सर्वप्रथम आविष्कार है वो किसने किया? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इस प्रतिमान का प्रयोग आर बायड या आर बोयड के द्वारा सन 1945 में किया गया। यानी सन 1945 में कृषि पर्यवेक्षक आर बोयड के द्वारा, आर बोयड के द्वारा निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए आर बोयड के द्वारा निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए कैलोरी का प्रतिमान दिया गया। कैलोरी का प्रतिमान दिया गया और इस प्रतिमान का नाम इन्होंने जो दिया वो देखिएगा, हम भारत में इसको गरीबी रेखा बोलते हैं, इन्होंने इस प्रतिमान का नाम दिया वो क्षुधा रेखा के नाम से इसको नाम दिया। और इसका नाम क्षुधा रेखा, इसका नाम क्षुधा रेखा दिया। और क्षुधा रेखा की जो न्यूनतम सीमा है, यानी गरीबी रेखा की जो न्यूनतम सीमा है वो 2300 कैलोरी निर्धारित की। कितनी कैलोरी का आधार दिया? 2300 कैलोरी। इन्होंने कहा जो 2300 कैलोरी ले रहा है वो गरीब नहीं है, यानी क्षुधा रेखा से ऊपर है। जो 2300 कैलोरी नहीं ले पा रहा वो क्षुधा रेखा में है, यानी वो गरीब है। तो आधार 2300 कैलोरी का। और देने वाला व्यक्ति कौन है? देने वाला व्यक्ति है आर बोयड, जो कि कृषि पर्यवेक्षक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इन्होंने ही यह पैमाना तय किया था। भारत में इसी क्षुधा रेखा को, भारत में इसी क्षुधा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत में इस कैलोरी आधार रेखा को, भारत में इस कैलोरी आधार रेखा को गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कैलोरी आधार रेखा को गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस गरीबी रेखा के आधार को
गरीबी रेखा के आधार को भारत में कब अपनाया गया, किस बेस पर अपनाया गया और इसके पीछे साथियों क्या इतिहास रहा है, इन सब बातों को अपन अगली कक्षा में चर्चा में लेंगे। सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा क्या, उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने देखिएगा गरीबी के 2 प्रकार पढ़े हैं। दूसरा जो प्रकार है गरीबी का वो अपना कौन सा है, जो निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी को अपन वास्तविक गरीबी भी कह सकते हैं। निरपेक्ष गरीबी का संबंध आय और उपभोग के एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है। इसे मनुष्य की अनिवार्य व न्यूनतम उपभोग व्ययों को ध्यान में रखकर किसका निर्माण किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले 1945 में आर बोयड के द्वारा निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए कैलोरी आधार के प्रतिमान को अपनाया और उन्होंने जो आधार तैयार किया उस आधार का नाम है क्षुधा रेखा। क्षुधा रेखा जिसका बेस 2300 कैलोरी था और भारत ने भी इसी को आधार बना करके भारत ने इसका क्या नाम दिया, गरीबी रेखा नाम दिया। तो प्रश्न पूछा जाए क्षुधा रेखा का संबंध किसके साथ है, आर बोयड के साथ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अपन ने सापेक्ष गरीबी पढ़ी। सापेक्ष गरीबी को मापने की 2 विधियां हैं, उन दोनों विधियों के बारे में बात की। उससे पहले अपन ने ये बात किया कि सापेक्ष गरीबी का संबंध आय के मूल्यांकन के साथ है। यह एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है जिसका संबंध विकसित देशों के साथ है। और जो निरपेक्ष गरीबी है इसके बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं, जो मैं अब लिख देता हूं। निरपेक्ष गरीबी है इसका संबंध विकासशील या अविकसित देशों के साथ है। संबंध किसके साथ है, विकासशील व अविकसित देशों के साथ। इसका संबंध विकासशील व अविकसित देशों के साथ। क्लियर है। तो ये अपनी आज की क्लास में साथियों विशेष चर्चा थी गरीबी के ऊपर। ये चर्चा अपनी अगली क्लास में भी जारी रहेगी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।